डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन सीरीज का ये लेक्चर 3 भी है। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग भी है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, उसके बाद ब्रूस्टर्स लॉ और उसके बाद फिर मालूस लॉ। ये 3 चीजें हर साल आपका बोर्ड और जेई में पूछी जाती है। तो अगर आपने ये आज का लेक्चर ध्यान से एक बार देख लिया, समझ लिया, तो इस चैप्टर के मार्क्स आपके पक्के हैं। तो शुरू करते हैं, बट पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज का क्या क्या कवरेज है देखो, एक नज़र इस पे डाल लेते हैं। पहले समझेंगे कि रिफ्लेक्शन से पोलराइज्ड लाइट कैसे बनती है। फिर मिलेंगे एक स्पेशल एंगल पे जिसे हम पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर्स एंगल खास करके कहते हैं। वो उसका सिंबल्स आईपी यहां पे हम कहेंगे। उसके बाद ब्रूस्टर्स लॉ जो कहता है म्यू इक्वल टू tan ऑफ आईपी। फिर आएगा मालूसस लॉ, आई थीटा इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा। और इन सबको समझने के बाद हम 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है ना। तो चलिए अभी इसको कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे आप अगर इसको टकराओ, तो जैसे एयर और ग्लास का बाउंड्री यहां दिखाया है, या एयर और वाटर का बाउंड्री ले लो, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट वापस आती है वो पूरी तरह अनपोलराइज्ड नहीं होती, वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं ना, पोलराइजेशन का डिग्री भी बढ़ता है। और एक पर्टिकुलर एंगल आता है जहां रिफ्लेक्टेड बीम कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। इस स्पेशल एंगल को हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल आईपी। अब ये डायग्राम देखिए, एओ हमारी इंसिडेंट रे है जो ओ पॉइंट पे आ रही है, ओ बी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और ओ सी रिफ्रैक्टेड रे है जो नीचे ग्लास के अंदर जा रही है ना। मैंने यहाँ रिफ्लेक्टेड रे पे छोटे डॉट दिखाए हैं। ये डॉट्स का मतलब है कि वाइब्रेशन प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है, जैसे हमने समझा था पहले लेक्चर में पोलराइजेशन के। तो यही तो पोलराइजेशन है। और एक बात याद रखना, जो रिफ्रैक्टेड रे है ना ओसी, वो बेसिकली अनपोलराइज ही रहती है। पोलराइजेशन सिर्फ रिफ्लेक्टेड बीम में होता है ना, पोलराइजिंग एंगल पे। ठीक है, और ये पोलराइजिंग एंगल पे कंप्लीट पोलराइजेशन हो जाता है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं थोड़ा सा मैथ्स है इसके पीछे का। तो वो जो ब्रूस्टर ने क्या कहा वो देखो यहाँ पे। डेविड ब्रूस्टर ने एक बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा, देखो ये जो लाइट पोलराइजिंग एंगल पे इंसिडेंट होती है ना, तब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एक सुंदर सा ये है कनेक्शन है, और वो है एग्जैक्टली 90 डिग्री। उनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। फिगर में देखिए, ये पीला कलर का आर्क जो है वो 90 डिग्री दिखाया है। रिफ्लेक्टेड ओबी और रिफ्रैक्टेड ओसी, ये जो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है ना। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री करते हैं। देखो, पॉइंट ओ पे नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट आईपी, देखो दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड वो भी आईपी,
और नीचे देखो रिफ्रैक्टेड एंगल आर है। अच्छा, अब ये तीनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, यानी आई पी प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। इससे सीधा निकलता है आर इक्वल टू 90 माइनस आई पी। अब लगाओ स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ आई क्या है, आई पी है, और आर है 90 माइनस आई पी। तो म्यू इक्वल साइन आई पी अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस आई पी। और हम जानते हैं साइन ऑफ 90 माइनस आई पी हो जाता है कॉस आई पी, है कि नहीं। तो म्यू आपका बन गया साइन आई पी अपॉन कॉस साइन पी, यानी होता है ये तो टेन आई पी के इक्वल हो गया। बस यही है ब्रूस्टर्स लॉ, इतना सिंपल है। ठीक है, तो अब इनका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, याद कर लीजिए इसको। जब लाइट पोलराइजिंग एंगल पे इंसिडेंट होती है, तब जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है पोलराइजिंग एंगल के टेंजेंट के बराबर, मतलब म्यू इक्वल टू 10 आईपी। और इसी आईपी को हम ब्रूस्टर्स एंगल कह देते हैं। दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है यहाँ पे जो याद रखनी है एग्जाम के लिए। ग्लास के लिए पोलराइजिंग एंगल 57.5 डिग्री है, वाटर के लिए 37 डिग्री है। समझे आप, 37 मतलब ये अच्छा एंगल है जिसका साइन और कॉस आपको पता है। साइन होता है 3/5, कॉस 4। एक और पॉइंट, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा पोलराइजिंग एंगल। और क्योंकि म्यू वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो आईपी भी थोड़ा वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। ये छोटी छोटी बातें एमसीक्यू में काम आएगी। तो चलिए अभी यहाँ पे ये पहला न्यूमेरिकल है। सवाल यह है, किसी मीडियम और एयर के बीच क्रिटिकल एंगल है सी। एक रे एयर से उस मीडियम में पोलराइजिंग एंगल मतलब आईपी पे एंटर करती है। हमें निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इसको सी के टर्म्स में निकालना। देखिए दो चीजें हम जानते हैं, ब्रूस्टर से म्यू इक्वल टू 10 आईपी, ये तो पता है। और क्रिटिकल एंगल से म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, ये हमने अच्छी तरह से रे ऑप्टिक्स में। तो दोनों को इक्वल कर दो, 10 आईपी इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। अब एक और रिलेशन है, पोलराइजिंग एंगल पे आईपी इक्वल 90 माइनस आर। तो 10 आईपी तो 10 90 माइनस आर तो होता है कॉट आर, यानी 1 अपॉन 10 आर। अब दोनों एक्सप्रेशन को मिलाओ, 1 अपॉन 10 आर इक्वल टू 1 अपॉन साइन, तो 10 आर इक्वल टू साइन सी। तो इससे फाइनल आंसर आपका आता है आर इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ साइन सी, है ना। बहुत क्लीन रिजल्ट है ये, मैथमेटिकल है, बस इतना ही है। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मालुसस लॉ। इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक है पोलराइजर और एक है एनालाइजर। और ये क्या है आपको पिछले लेक्चर से पता है। अब इसमें आप फिगर देखिए, लेफ्ट साइड से एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है ना। वो अब टकराएगी पहले शीट पे, जो जो क्या है, पोलराइजर है। पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस आप सीधा वर्टिकल मान लो। तो इसके थ्रू जो लाइट निकलती है वो कैसी होगी, वर्टिकली पोलराइज हो जाती है ना, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अब ये लाइट टकराती है दूसरे शीट से, उसको क्या कहेंगे, एनालाइजर। एनालाइजर का एक्सिस पोलराइजर से एक एंगल थीटा बना रहा है ना। अब यहाँ जादू होता है कि ई का जो कंपोनेंट एनालाइजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, समझो आप, वो पूरी तरह है ना एब्सॉर्ब हो जाता है। और जो कंपोनेंट एक्सिस के पैरेलल है, यानी पैरेलल क्या है कंपोनेंट, ई कॉस थीटा है, तो टेढ़ा वर्टिकल और ये जो टेढ़ी एक्सिस है वो
उनके बीच थीटा है, तो ये कंपोनेंट ई कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, ऐसा। तो सिर्फ वही ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी आई प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी क्या होगी, ई कॉस थीटा का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। यहीं से आता है मालूसस लॉ, है ना। तो समझे कि नहीं आप, ये बस ऐसा है कि ट्रांसमिशन एक्सिस थीटा वर्टिकल के साथ है, तो ई कॉस थीटा वो ट्रांसमिट कर देता है। तो अब चलिए इसका फॉर्मूला भी लिख ही लेते हैं। देखो, ये मालूसस लॉ कहता है, जब कंप्लीटली प्लेन पोलराइज एनालाइज मतलब प्लेन पोलराइज लाइट एनालाइजर पे जैसे पड़ती है, तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा का प्रोपोर्शनल होती है। जहां थीटा क्या है, हमने देखा पोलराइजर और एनालाइजर के एक्सिस के बीच का एंगल, मतलब समझे ना, वो जितना एनालाइजर टेढ़ा किया है वर्टिकल के साथ, उसका एंगल है वो। फॉर्मूला है आई थीटा इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कैपिटल आई है वो इंटेंसिटी जो एनालाइजर पे आ रही है। ये फॉर्मूला किसी भी दो पोलराइजिंग शीट बोल दो के लिए लगता है, ठीक है ना। हम इसको एनालाइजर कर रहे हैं, बात अलग है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है, अगर अनपोलराइज्ड लाइट किसी सिंगल पोलराइजर पे डालो, तो सभी ओरिएंटेशन पे क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ता है। और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज ओवर ऑल एंगल्स क्या होता है, हाफ होता है ना। ये इंटीग्रेशन आपने देखा होगा। तो इंटेंसिटी हो जाती है आई इक्वल टू आई नॉट अपॉन टू, यानी एक सिंगल आइडियल पोलराइड अनपोलराइज्ड लाइट की आधी इंटेंसिटी पास करता है। ये रिजल्ट बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, याद रखना, है ना। यार कहाँ से आया है, आप इसको पूरे 360 डिग्री पे अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे कॉस स्क्वायर को, तो हाफ होता है उसका, है ना। फिर से एक बार मैं रिपीट करूं, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज लेना है पूरे सारे एंगल्स पे, समझ गए आप। अच्छा, तो यहां से वो हाफ निकल के आता है। चलो ठीक है, ओके। अब देखो, ये ये इंटेंसिटी और एंगल थीटा के साथ कैसे चेंज हो रही है ये दिखा रहा है ग्राफ। देखिए, ये आई थीटा वर्सेस थीटा ऐसा, और शेप जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा की शेप है कि नहीं। क्योंकि देखो, ये जीरो से ऊपर है, नेगेटिव में नहीं जा रही है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की शेप है, ओके। अब जो यहाँ पे पॉइंट्स है पीले, इन पे देखिए, जब थीटा इक्वल टू जीरो या 180 डिग्री है, तो यानी दोनों एक्सिस पैरेलल है, तब कॉस थीटा इक्वल टू +-1 है और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है ना, आई नॉट। और रेड पॉइंट्स पे जब थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी एक्सिस क्रॉस्ड बोलो या परपेंडिकुलर है, तब कॉस थीटा इक्वल 0 होता है और इंटेंसिटी क्या होती है, 0, है ना। इसको हम एक्सटिंक्शन भी कह देते हैं। नोटिस करो, ये कर्व हर 180 डिग्री पे रिपीट हो रही है, तो पैरेलल पे मैक्सिमा, क्रॉस पे 0, ये दो केसेस पक्के याद रखना। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, चलो। तो ये प्रॉब्लम 2 का सवाल है, आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट पहले P1 से गुजरती है, फिर P2 से, जिसे रोटेट करते हैं थीटा 0 से 90 डिग्री तक।
दोनों के बाद आई वर्सेस थीटा का ग्राफ बनाओ। बहुत अच्छा सवाल है प्रैक्टिस के लिए। देखिए P1 के बाद, क्योंकि इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड है, इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी, आई नॉट बाई टू रहेगी, चाहे कुछ भी हो। तो लेफ्ट ग्राफ एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल है आई नॉट अपॉन टू पे, देखा आपने। और ये क्यों होता है ना, ये हमने देखा था। अब P2 के बाद तो आपको मालूसस लॉ लगाना पड़ेगा, आई इक्वल टू आई नॉट अपॉन टू इसका कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब आई नॉट टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो राइट ग्राफ थीटा के, थीटा इक्वल जीरो अगर होगा तो आई नॉट अपॉन टू से ये शुरू हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू 90 पे जीरो है फिर। अच्छा, और ये कॉस स्क्वायर का कर्व की तरह होगा ये, देखो। तो सिंपल विजुअलाइजेशन करो, पर एग्जाम में ना ग्राफ ठीक से बनाना बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, होपफुली ये समझ में आया आपको। प्रॉब्लम 3 है, दो बीम्स है ए और बी, जिनके प्लेन्स ऑफ पोलराइजेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो, एक पोजीशन पे बीम बी की इंटेंसिटी जीरो दिखती है, वहां से पोलरॉइड को 30 डिग्री घुमाना है, तो दोनों बीम्स की इंटेंसिटी इक्वल हो जाती है। तो निकालो आई ए अपॉन आई बी। बहुत ही उम्दा सवाल है ये। सोचते हैं, देखो जब बी जीरो दिख रहा है, मतलब एनालाइजर एक्सिस बी के परपेंडिकुलर है, इतना तो समझ में आ रहा है। और क्योंकि ए और बी खुद परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एनालाइजर एक्सिस ए के पैरेलल है। देखो भाई, घुमा घुमा के वो पैरेलल हो गई। तो शुरू में ए के लिए थीटा जीरो होना चाहिए, समझे। अच्छा, अब 30 डिग्री घुमाओ, तो ए के लिए थीटा बन गया 30 डिग्री, और बी के लिए थीटा 90 माइनस 30 होना चाहिए, यानी 60 डिग्री। तो इक्वल इंटेंसिटी कंडीशन अब लगाओ, क्योंकि दी है। तो आई ए कॉस स्क्वायर 30 इक्वल टू आई बी कॉस स्क्वायर 60। तो आई ए अपॉन आई बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर 60 अपॉन कॉस, यानी हाफ स्क्वायर अपॉन रूट 3/2 का स्क्वायर, तो इक्वल टू 1/4 अपॉन 3/4। तो ये 1/3 आ रहा। तो आंसर है आई ए इज टू आई बी इज 1:3 निकल रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको ये पहला अगर पॉइंट समझ में आ जाए, है ना, तो है ना, वही पहले परपेंडिकुलर था, और खुद ए और बी परपेंडिकुलर थे, देखो, तो ये पैरेलल हो जाते हैं ऐसा। यहाँ पे यही ट्रिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम 4 है, अनपोलराइज्ड लाइट आई नॉट दो आइडियल शीट से गुजरती है। पहली शीट इंटेंसिटी 50% कम कर देती है दो पार्ट से। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी पहली शीट के बाद वाली इंटेंसिटी का 1/3। अच्छा, तो पहली शीट के बाद आई इक्वल टू आई नॉट अपॉन टू, फिर आई थीटा इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा। अब कंडीशन क्या है, आई थीटा इक्वल टू 1/3 ऑफ आई, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ प्लस माइनस जो भी है, ये तो अब निकल के आया 0.577, है ना। तो डिग्री में निकाल लेंगे, प्लस माइनस 55 डिग्री आ रहा है। दूसरा पार्ट है, अब ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इंसिडेंट बीम आई नॉट का 1/3 है, तो आई थीटा इक्वल टू हाफ आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 आई नॉट लिखना पड़ेगा। इससे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3,
तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 0.816, तो लगभग प्लस माइनस 35 डिग्री। दोनों पार्ट्स का फर्क ध्यान से देखना। एक बार आधी इंटेंसिटी का 1/3 है, दूसरे बार पूरी इंसिडेंट का 1/3 है ना। ऐसे अच्छे सवाल है ये। अब प्रॉब्लम 5 में दो पोलराइड्स क्रॉस्ड है। क्रॉस्ड का मतलब पता है, इनमें से एक को 60 डिग्री घुमाते हैं। अच्छा, कितने परसेंट इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट सिस्टम से पास होगी? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले पोलराइज्ड के बाद अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी तो हो जाती है I0/2। अच्छा, अब क्रॉस्ड का मतलब शुरू में 90 डिग्री था, 60 डिग्री घुमाने के बाद एंगल बन गया 90 माइनस 60, ठीक है, तो ये 30 डिग्री है। तो आउटपुट में आई प्राइम या आई डैश इक्वल टू I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 30 इक्वल टू I0/2 इंटू 3/4, ये 0.375 I0 आता है। परसेंटेज अगर निकालना है तो 37.5। इतना इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट पास होती है ना। सीधा फॉर्मूला लगाने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के बाद डन हो जाता है। ठीक है, तो इतने काफी न्यूमेरिकल्स है, इनकी प्रैक्टिस करिए। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइजिंग एंगल आईपी पे कंप्लीटली पोलराइज होती है, और वहां रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर होते हैं। आर इक्वल टू 90 माइनस आईपी लिखना पड़ेगा, ब्रूस्टर्स लॉ है, इसी से निकलता है म्यू इक्वल टू 10 आईपी। ग्लास के लिए 57.5 डिग्री होता है और वाटर के लिए 37। और है मालूसिस लॉ, आई थीटा इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक शीट अनपोलराइज्ड लाइट की आधी इंटेंसिटी पास करती है, ये याद रखो। पैरेलल पे मैक्सिमा, क्रॉस पे 0। ये दो मास्टर रिलेशन याद रखना, म्यू इक्वल टू 10 आईपी और आई थीटा इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस फ्रेंड्स, इतने ही रखते हैं आज। इन 5 न्यूमेरिकल्स को खुद से एक बार जरूर से सॉल्व करना, तभी कॉन्सेप्ट पक्का होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट ऑन योर ओन। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो, डाउट पूछो कमेंट में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले लेक्चर में डॉपलर इफेक्ट करेंगे, तो उसमें डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।